दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग जो राज्यपाल आपको हम करवा रहे थे उसका जो रिमेनिंग टॉपिक बचा है उसको यहाँ पर समझाने व बताने की कोशिश करेंगे। तो आइए, हमने राज्यपाल की शक्तियों को देख रहे थे और राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत हमने आपको क्या कहा था कि राज्यपाल की शक्तियां में एक डिस्क्रेशनरी पावर, इसी को किस नाम से जाना जाता है? विवेकाधीन शक्तियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता? विवेकाधीन शक्ति के नाम से जाना जाता है। विवेकाधीन का मतलब हुआ, हमने आपको कहा था कि राज्यपाल की वह शक्ति जिसमें वह अपने विवेक से कोई भी डिसीजन ले सकता है, यानी कि उससे जो मंत्रि परिषद होती है, राज्य की जो मंत्रि परिषद होती है जिसका अध्यक्षता प्रधान वो मुख्यमंत्री करता है, उसकी सलाह के अनुसार उसे डिसीजन नहीं लेना होता बल्कि अपने स्वविवेक के अनुसार डिसीजन लेना होता है। तो इसी को विवेकाधीन शक्ति के नाम से जाना जाता है। और हमने जब आपको ये बताया था तो हमने कहा था दो प्रकार की विवेकाधीन शक्तियां डिस्क्रेशनरी पावर राज्यपाल के संदर्भ में बताई गई है। दो कौन कौन सी हैं? तो हमने कहा था एक तो है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक कौन सी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशनरी पावर। इसी को कहा जाता है संवैधानिक। क्या कहा जाता? संवैधानिक विवेकाधीन शक्ति, जो संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में जिसका उल्लेख किया गया। तो इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। और दूसरी हमने कहा था जिसे क्या कहा जाता है? सरकम स्टेंसेज डिस्क्रेशनरी पावर। इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को किस नाम से जाना जाता? यानी कि परिस्थिति जन्य। कौन सी हो गई? परिस्थिति जन्य विवेकाधीन की शक्ति। परिस्थिति जन्य विवेकाधीन की शक्ति। तो दो प्रकार की डिस्क्रेशनरी पावर, कितने प्रकार की? दो प्रकार की डिस्क्रेशनरी पावर किसके संदर्भ में? राज्यपाल के संदर्भ में दी गई है। हमने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल, याद करो अनुच्छेद 200, ये आपको हम बताए थे। कोई भी बिल अगर राष्ट्रपति की कंसीडरेशन के लिए, उनके विचार के लिए आरक्षित किया जाता है गवर्नर के द्वारा, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशनरी पावर आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जाता है, तो ये भी किसमें आता है? इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशनरी पावर में आता है। इसके अलावा यूटी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ का प्रशासन का एडिशनल चार्ज, अतिरिक्त प्रभार गवर्नर को सौंपा जाता है, तो ये भी किसमें आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशनरी पावर के अंतर्गत आता है। इसके अलावा याद कीजिए, यानी छठवीं अनुसूची, और छठी अनुसूची में हमने क्या कहा था? छठी अनुसूची में हमने कहा था असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में कौन सी? तो ट्राइबल काउंसिल जनजाति परिषद का गठन किया जाता है। और जब जनजाति परिषद का गठन किया जाता है और उसमें रॉयल्टी, यानी रॉयल्टी के लिए
जो ये डिटर्मिनेशन होता है ये भी इसी में आता है। अब यहां हम बात करने वाले हैं परिस्थिति जन्य। कौन से पावर, यहां किसकी बात करने वाले हैं? परिस्थिति जन्य। विवेकाधीन शक्तियां, यानी विवेकाधीन शक्तियां का मतलब हुआ कि संविधान में सीधे तौर पे नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब राज्यपाल अपनी परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करता है। आप कहेंगे कि ऐसी कब एक कंडीशन बनती है, तो याद कीजिए हमने आपको क्या बताया था, जब चुनाव हो और चुनाव के बाद, हमने क्या कहा, चुनाव के बाद, यानी ये विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद किसी भी पार्टी का मतलब दल, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत क्लियर कट मेजोरिटी, इसी को क्या कहते हैं, क्लियर कट मेजोरिटी, यानी सरकार बनाने के लिए क्लियर कट मेजोरिटी ना मिले, तब राज्यपाल के पास परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग राज्यपाल ऐसी कंडीशन में करता है। राज्यपाल को, जिस दल को भी लगता है, राज्यपाल क्या करता है, किसी भी जिसको उसको लगता है कि यह फला दल या दलों का गठबंधन अपना बहुमत साबित कर सकता है, तो बहुमत साबित करने के लिए क्या है, बुला सकता है, बहुमत साबित करने के लिए क्या है, कह सकता है, और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, आमंत्रित कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, यानी राज्यपाल की डिस्क्रेशनरी पावर, वो भी सरकमस्टेंशियल डिस्क्रेशनरी पावर का इस्तेमाल कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अगला ये राज्यपाल, और कब, एक तो हो गया बहुमत ना मिले, दूसरा आपकी डिस्क्रेशनरी पावर का प्रयोग राज्यपाल तब करता है जब कौन, यानी मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया कौन होता है, मुखिया पीएम होता है, यानी इसके विरुद्ध क्या, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, अविश्वास प्रस्ताव यानी पारित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो यानी विधानसभा को भंग करने की पावर इसके पास है। जो राज्यों की विधानसभा होती है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास आ जाती है, राज्यपाल के पास। ये भी सरकमस्टेंशियल डिस्क्रेशनरी पावर में इसको भी काउंट किया जाता है, इसको भी सरकमस्टेंशियल डिस्क्रेशनरी पावर परिस्थिति जन्य विवेकाधीन शक्ति में शामिल किया जाता है। ठीक, तो ये आपकी क्या दो प्रकार की यानी पावर मिली हुई है, जो किसको नहीं मिली है, राष्ट्रपति को नहीं मिली है। तो ये आपका यानी दोनों का था। अब आइए, राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों आप समझ चुके हो। इसके अलावा भारत में जो राज्य हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, राज्यों के राज्यपाल को कुछ और अलग से पावर दी गई है। जो अलग से पावर दी गई हैं उसी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसी को कहा जाता है यानी स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी। क्या सौंपा गया है, स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी। तो स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी भी गवर्नर को सौंपी गई है, यानी राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व, विशेष उत्तरदायित्व। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नर। गवर्नर, राज्यपाल की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी SR। ध्यान दीजिएगा, यह विवेकाधीन शक्ति से अलग है, यानी विशेष रूप से उत्तरदायी कौन है? राज्यपाल। और कहां कहां के लिए उत्तरदायी है, किन किन मामलों में भारत के राज्यों के राज्यपाल जो होते हैं उनको विशेष रिस्पांसिबिलिटी मिली। क्या पूरे के पूरे 28 राज्य हैं, सबको स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी मिली है, या कुछ ही राज्यपालों को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी दी गई है, ये हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी होती है, यहां पर भी जो कौन होता? राज्यपाल। राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह मन करे तो ले सकता है और नहीं मन करे तो ले या ना ले, ये किस पे डिपेंड करता है? राज्यपाल पर, राज्यपाल पे। तो कहां कहां के राज्यपाल को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी दी गई है? तो कुछ ऐसे एरिया हैं, थे और हैं और आगे भी रहेंगे, जहां पर कहीं पर बहुत बैकवर्डनेस थे, बहुत पिछड़े हुए थे, या कुछ ऐसे थे जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कहीं पर यानी अहिंसा है, अशांति है, तो शांति और विकास के कार्यक्रम लाए जाएं, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये इंडिया का एक मानचित्र बना लीजिए। तो ये आपका हो गया ये वाला एरिया गुजरात। ये कौन सा राज्य है भाई? इसको बोलते हैं गुजरात। कौन राज्य है? ये गुजरात है। और गुजरात राज्य के यानी दो हैं जो पिछड़े हुए, एक तो आप कच्छ का नाम सुने होंगे, गुजरात का एक कौन हो गया? तो यहां एक हो गया कच्छ, कच्छ, और दूसरा सौराष्ट्र। ये काफी पिछड़े हुए दो स्थान हैं, दो जिले हैं, सौराष्ट्र और कच्छ। कौन है? सौराष्ट्र और कच्छ। सौराष्ट्र और कच्छ के लिए विकास बोर्ड का गठन कौन करेगा? तो विकास बोर्ड का गठन, इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो डेवलपमेंट कब होगा? जब स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। तो यहां कहा गया कि इनके डेवलपमेंट के लिए विकास बोर्ड, क्योंकि पिछड़े हुए हैं, तो यहां पर विकास बोर्ड का गठन कौन करेगा? तो ये राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको विशेष जिम्मेदारी? और जो विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है कच्छ और सौराष्ट्र का डेवलपमेंट हो सके, ये राज्यपाल को सौंपा गया। इसीलिए जो कच्छ और सौराष्ट्र का विकास बोर्ड का गठन राज्यपाल के कंधों पे है, और ये राज्यपाल की, यहाँ गुजरात के राज्यपाल की स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इसे काउंट किया जाता है। किसमें काउंट किया जाता? इसे स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। तो ये पहला हो गया। इसी के बाद यहां देखिए अगला ये है कौन सा? महाराष्ट्र। अगला ये कौन है? ये आपका जो बनाए हैं ये कौन सा है? महाराष्ट्र। ये कौन है? महाराष्ट्र। ये कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में भी ध्यान दीजिएगा, एक विदर्भ है, एक मराठवाड़ा है। विदर्भ और मराठवाड़ा। महाराष्ट्र में भी यहां पर दो जिले हैं, एक का नाम क्या है? एक का नाम है विदर्भ, एक का नाम विदर्भ और दूसरे का कौन है? मराठवाड़ा। विदर्भ और मराठवाड़ा। अब यहां पर भी डेवलपमेंट बहुत धीमा हो रहा था, ये भी अत्यंत पिछड़े हुए एरिया में आते हैं। तो यहां का जो महाराष्ट्र का राज्यपाल होगा उसको भी जिम्मेदारी दी गई, किसकी? विकास बोर्ड का। किसका गठन करे? किसका गठन करे? विकास बोर्ड का गठन करे। किसका गठन करे? विकास बोर्ड का गठन करे। तो ये महाराष्ट्र के यानी राज्यपाल को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। इसके बाद कर्नाटक, यही बीच में आइए महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद ये वाला जो एरिया है, कलर चेंज करके बना दे रहे, यानी अगला गुलाबी, ये जो बनाए हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं कर्नाटक। ये नाटक बहुत करता है, कर्नाटक। ये कौन सा? कर्नाटक। यहां के भी राज्यपाल को क्या कहा गया है? यानी कर्नाटक के में भी विकास बोर्ड, क्योंकि पिछड़ा हुआ है, तो हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, हैदराबाद और कर्नाटक,
हैदराबाद, यहाँ हैदराबाद और आज का जो हैदराबाद का कुछ एरिया और कुछ कर्नाटक का, तो यहां पर भी यानी क्या विकास बोर्ड के गठन की बात की गई है। किसकी बात की गई? यहां का राज्यपाल भी कर्नाटक का जो पिछड़ा हुआ एरिया है जैसे कुर्ग, तो इसके विकास के लिए इसको भी स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई। तो 3 तो ये हो गए, 3 क्या हो गए? ये हो गए। आगे आइए, समझिएगा, ये पूर्वोत्तर भारत है। तो पूर्वोत्तर भारत का देखो, पूर्वोत्तर भारत में समस्या अलग अलग थी और सबसे खतरनाक समस्या नागालैंड में थी। कहां थी? नागालैंड में थी। ध्यान से समझिएगा, नागालैंड में एक जिला है तोएंगसांग। कौन सा जिला है? एक जिला है तोएंगसांग। तो नागालैंड के जिले तोएंगसांग में नागा हिल्स तोएंगसांग एरिया जो था वो अलग एक देश बनाए जाने की मांग कर रहा था कि हमको अलग कर दिया जाए। तो पहले तो ये जान लीजिए है कहां, मानचित्र में समझिए। ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, एपी। एपी के बाद अगला कौन हो गया? नागालैंड। जो ये आपका अगला वाला है इसी को क्या बोलते हैं? नागालैंड। और नागालैंड में एक हिल है नागा हिल, नागा हिल, और साथ में है त्वेनसांग, त्वेनसांग जिला। यहां पर क्या था, यानी जो उपद्रवी ग्रुप थे उनके द्वारा हमेशा अपने आप को भारत से अलग माना जाता था और वो अलगाववादी प्रवृत्तियां यहां पर बहुत ज्यादा क्या थी, यानी विद्यमान थी प्रबल रूप में। तो यहां पर क्या था? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, इसी को बोलते हैं इंटरनल डिस्टर्बेंस। आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस यहां पर क्या विद्यमान था। तो इसी आंतरिक अशांति को रोकने के लिए यहां के राज्यपाल को भी स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। क्या? यानी किसके लिए? लॉ एंड ऑर्डर। कहा गया कि यहां का जो राज्यपाल होगा उसे लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बना के रखने के लिए विशेष उपबंध वो कर सकता है। किसके लिए कर सकता? लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं? कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। तो एक तो हो गया ये नागालैंड वाला, ठीक, नागालैंड के, यानी फिर इसी के साथ नागालैंड हो गया मणिपुर, दूसरा नागालैंड, और नागालैंड के नीचे आइए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। तो इसका सटा हुआ एरिया है, तो जाहिर सी बात है वहां पर भी, यानी ये वाला एरिया ये क्या कहलाता है? इसको कहा जाता मणिपुर। यहां पर भी जो समस्या नागालैंड में थी वही समस्या यहां पर कहां थी? मणिपुर में थी। कहां थी? मणिपुर में थी। तो मणिपुर में ध्यान से समझिएगा, तो यहां का मेजर समस्या नागालैंड में थी। यहां का प्रशासन ठीक से मणिपुर का चलता रहे, तो मणिपुर में जो प्रशासन चलाने के लिए स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी किसको सौंपी गई है? जो हिली एरिया है, हिल एरिया जो है पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन, क्योंकि मणिपुर ये पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहां का जो पहाड़ी क्षेत्र है इसका प्रशासन, पहाड़ी क्षेत्र का प्रशासन के लिए स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी किसको सौंपी गई है? तो ये गवर्नर को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई? गवर्नर को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई? गवर्नर को सौंपी गई है। इसके बाद फिर सबसे ऊपर वाला अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ध्यान से समझिएगा, अरुणाचल प्रदेश में भी वही समस्या थी। वो भी क्या भारत से अलग होना चाहते थे और वहां पर चाइना के द्वारा और हवा दी जाने की कोशिश की जाती थी। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश में है यहां पर भी स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाए जाने हेतु स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी किसको सौंपी गई? गवर्नर को। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर
ये यहां पर नागालैंड का पहाड़ी क्षेत्र का प्रशासन, बाकी अरुणाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर, और यहां पर आंतरिक अशांति भी थी मिजोरम में, तो यहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ गवर्नर को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। अब बचता है असम और सिक्किम। तो ये वाला एरिया, ये आपका क्या है, असम। ये वाला एरिया, ये कौन सा है, असम है। तो यहां जो असम है, इस असम, कौन सा एरिया है, असम में ध्यान दीजिएगा, असम में क्या समस्या थी, तो असम की समस्या थी प्रशासन की, जनजाति। यहां असम में बहुत सारी जनजाति पाई जाती है, तो जनजातियों के प्रशासन को चलाने के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स, जनजातियों के प्रशासन को चलाने के लिए स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। अब ये सबसे ऊपर वाला जो आपके सामने रेड में बना रहे हैं, ये दिख रहा होगा, ये है आपका सिक्किम। ये कौन सा है, सिक्किम है। ये कौन सा, सिक्किम। तो जो सिक्किम में शांति चैन बना रहे, किसी भी प्रकार का उपद्रव ना रहे, सभी लोग चैन और शांति से जीवन यापन करें, तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहां पर भी, यानी कहां, तो ये सिक्किम में शांति को सुनिश्चित करने के लिए, शांति और सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए, तो सिक्किम में स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी गवर्नर को किस लिए सौंपा गया, तो यहां शांति बनी रहे और सामाजिक आर्थिक, यहाँ के लोगों का सामाजिक आर्थिक क्या होता रहे, सामाजिक आर्थिक उन्नति होती रहे, तो इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कहा गया, यानी गवर्नर को, यहाँ के गवर्नर को स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। यहाँ के गवर्नर को क्या किया गया, स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। तो ये आपकी किसकी थी, यानी जो गवर्नर की कहाँ कहाँ पर स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई, वो हमने आपको डिस्कस यहाँ पर किया। तो ये आपका गवर्नर वाला टॉपिक क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो हम लोग अब पूरी तरीके से, यानी गवर्नर वाला जो वीडियो टॉपिक था वो क्या कंप्लीट कर लिए। तो कल से आपकी क्लास में अब क्या होगा, गवर्नर के बाद हम किसको समझेंगे, गवर्नर के बाद हम समझेंगे प्रधानमंत्री के बाद फिर हम समझेंगे कौन, यानी हम समझ लेंगे संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में संसद क्या होता, बजट सत्र, और उसके बाद मानसून और शीतकालीन सत्र जो अब होने जा रहा, इन सबको समझते हुए, यानी अब कानून कैसे बनता है उधर की ओर चलेंगे, और फिर ये कंप्लीट आपका टॉपिक हो जाएगा। यानी गवर्नर तक का पूरा पूरी तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो आपका अगले कल फिर आपके मिलेंगे, तब तक के लिए